नमस्कार। मंगलवार 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शन्नो श्रीवास्तव इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष सामाजिक मुद्दे, पारिवारिक मुद्दे लेकर आती हूँ, जो कि हम सबके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। हमारे पास अक्सर ऐसी समस्याएं हुआ करती हैं जिनके बारे में हम किसी से चर्चा नहीं कर सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। हमारे मन में ये विचार चला करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा जगह मिले जहाँ पे हम इन बारे में चर्चा करें, लोगों से रूबरू हो सके। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर मैंने मंगलवार 24 मंच की स्थापना की है, जहाँ पर मैं प्रति सप्ताह किसी एक स्पेशलिस्ट को बुलाती हूँ जो हमारे इस मुद्दे के से संबंधित होते हैं, जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, जिस पे हम किसी एक विषय को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आज जो मैंने टॉपिक रखा है, हमारी खुशियों के दो शत्रु, अतीत की यादें एवं भविष्य की चिंता। इंसान की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो यादों में और भविष्य की चिंताओं में अपने वर्तमान को खोता है, अपने वर्तमान की खुशियों को अनदेखा करता है। हम अपनी अतीत की यादें और भविष्य की चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे इन चीजों को परे रखकर हम अपने वर्तमान को एंजॉय कर सकते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आज अपने साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा दत्त को इनवाइट किया है। मैं आपको डॉक्टर नेहा दत्त से मिलाती हूँ, उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद हम अपने इस विषय पर चर्चा करेंगे। हेलो मैम। नमस्कार मैम। कैसी हैं मैम आप? मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर नेहा दत्त जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नेहा दत्त नोएडा में रहती हैं और ये रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। 17 सालों से डॉक्टर नेहा दत्त इस फील्ड में काम कर रही हैं और ये एडोलसेंट एंड एडल्ट काउंसलिंग का काम करती हैं। नोएडा के एक स्कूल में ये काउंसलर हैं और साथ ही साथ धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में भी अपना योगदान देती हैं। डॉक्टर नेहा का गाजियाबाद में अपना क्लिनिक भी है। आप सबसे आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप जिसका डॉक्टर नेहा से आप समाधान चाहते हैं या अपनी किसी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से और हमारे इस मंच पे उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नेहा का नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको लगता है कि आप उनसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर से डॉक्टर नेहा आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने मंच पे। और आज जिस उद्देश्य से, जिस प्रश्न को लेकर मैंने यह प्रोग्राम रखा है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा और अनुभव से ये इसका लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर नेहा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या यह सत्य है कि ये पास्ट में खोए रहना और फ्यूचर में के बारे में सोच सोच कर परेशान होना, ये हमारे शत्रु हैं? जो हमारी अतीत की यादें हैं या हमारे फ्यूचर की चिंता है, क्या ये हमारी खुशियों पर हावी होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल एंड मैं मंच पर सभी उपस्थित प्रिय साथियों को नमस्कार, मेरा सादर प्रणाम। शन्नो जी, थैंक यू सो मच, आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और सही बोले आप कि अतीत की यादें और भविष्य का भय हमारी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात सच है, पर द फैक्ट इज आजकल की लाइफ में अगर हम देखें, ये हम सबको पता है कि हमारे पास जीने के साधन हैं, पर उसको जीने के जरिए भी हमारे पास है, पर हम लोग खुलकर जीना भूल गए हैं आजकल। सो हमेशा हमारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है आजकल क्योंकि हम लोग मोस्टली अपने बीते हुए कल की याद में रहते हैं।
या फिर हमें आने वाले कल की चिंता रहती है, और उसके जरिए हम अपना जो आज है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो डॉक्टर नेहा, क्या जैसे हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, ये छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है, फिजिकल डिजीज हमारे होते हैं, ये हमें होता है और हम बड़े आराम से इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास भी जाएंगे, दवा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या इसी तरह से ये अपने पास्ट के बारे में सोचते रहना, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होना, इसके चूंकि इनका इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट पर पड़ता है, हम खुश नहीं रह पाते जब हमारी अतीत की यादें हमारे साथ जुड़ी होती हैं, बार बार वो हमें परेशान किया करती हैं, या जो फ्यूचर की टेंशन होती है, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, या ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये हमें बहुत परेशान करती हैं और हमारी खुशियों पे हावी हुआ करती हैं। तो क्या ये पास्ट में ही सोचते रहना, पास्ट को जीते रहना और फ्यूचर को लेके परेशान होना, क्या ये भी एक छोटा मोटा हम मेंटल डिजीज मान सकते हैं? अ, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है शन्नु जी। और अगर मैं अतीत की बात करूं, तो अतीत क्या है? अतीत वो है जो बीत चुका है, जो पास्ट है। इसमें हम अपनी बचपन की यादें, या हमारे पुराने रिश्ते, या वो सफलताएं, या वो असफलताएं, या वो मोमेंट्स जिसमें हमें फेलियर्स मिले हों या चोट खाई हो हमने। It could be a physical injury, या it could be emotional injury also. So कभी कभी अगर हम बात करें, तो ये जो यादें होती है, ये हमें इनको याद करके हम मुस्कुराते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। बट ज्यादातर अगर मैं देखूं एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये यादें जो होती हैं ये हमें आगे ग्रो करने से रोकती हैं। राइट। सो अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि कोई रिश्ता टूटना, या फिर किसी का कोई सपना अधूरा रह गया, या अगर मैं रिश्ते की बात कर रही हूं तो किसी ने मुझे धोखा दिया। सो अगर हम इन सब चीजों को अपने दिल में कैद कर लेते हैं, अगर हम बार बार ये सोचे कि ये जो पास्ट है, इससे मुझे प्रेजेंट में कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो ये जो यादें हैं, ये मुझे अपने वर्तमान में जीने से रोकती हैं। राइट। सो अगर मैं बात करूं कि पास्ट इंपॉर्टेंट है, पर पास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे ये देखना पड़ेगा। पास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैंने कुछ सीखा। वो जो फेलियर था या वो जो असफलता थी, वो रिपीट ना हो, वो दोहराऊं ना मैं। राइट। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। जब हमने सबने साइकिल चलाना सीखा था, कहीं ना कहीं हम बार बार गिरे थे, कहीं ना कहीं हमने उस दौरान भी असफलता, शायद हमने असफलता महसूस करी थी। पर क्या उस डर से मैंने साइकिल चलाना छोड़ दिया? वो जरूरी है जानना। अगर मैंने छोड़ दिया तो शायद मैं आज तक साइकिल चलाना सीख नहीं पाई होंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो पास्ट की चीजें हैं, पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको मैं कैसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करूं, कैसे उसको लेके आगे बढ़ूं, ये जरूरी है। बिल्कुल सही बात की मैम। अगर हम पास्ट को एक अनुभव के रूप में याद करते हैं, उससे कुछ सीखने के तौर पे उसको याद रखते हैं, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव जाता है। लेकिन ज्यादातर होता ये है कि हम अच्छी चीजों को भूल जाते हैं। इंसान का जो नेचर होता है वो अच्छी चीजों को भूल जाता है। लेकिन अगर आपके साथ किसी ने 100 चीजें अच्छी की, एक और दो गलत कर दिया, तो उन 100 अच्छाइयों को भूल करके एक दो चीज उसने ऐसा कहा, या हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, एक कोई चीज हमारे मन के अगेंस्ट अतीत में हो गया, पास्ट में हो गया, तो बार बार वो चीजें हमारे खुशियों के ऊपर हावी होती रहती हैं। आज के समय की जो खुशियां उनको जीने नहीं देती हैं। तो क्या ऐसे प्रश्न लेकर के आपके पास कभी आए होंगे, बहुत सारे लोग आए होंगे जो इन बातों को कहते होंगे कि बात बहुत छोटी सी है जो अतीत में हुई, ऐसी नहीं है जो मुझे याद रखनी चाहिए, बट वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मैं उसको बार बार याद कर रही हूँ या याद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा आज खराब हो रहा है। क्या इस तरह के लोग आपके पास आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर आप उन्हें क्या सलाह देती हैं? बिल्कुल। ऐसे प्रकार के लोग ऐसी समस्याओं के साथ ज़रूर आते हैं। और
उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है, उनके लिए उनको समझना ज़रूरी है कि अगर हम समय को डिवाइड करें तो 3 प्रकार के, मैं टाइमलाइन अगर बोलूँ तो एक है अतीत जो पास्ट है, एक है वर्तमान जो प्रेज़ेंट है और एक है भविष्य जो फ्यूचर है। सो अतीत, पास्ट, वर्तमान प्रेज़ेंट एंड भविष्य फ्यूचर। तो हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अतीत केवल स्मृति में है, भविष्य केवल कल्पना में है और वास्तविकता वर्तमान में है। तो अगर हम पास्ट को बार बार याद करते रहेंगे नेगेटिवली, नकारात्मक सोच के साथ, तो वो हमारे प्रेजेंट को भी इम्पैक्ट करेगी। बहुत बार ऐसे होता है कि जब पेशेंट्स या क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उनका पास्ट इतना पेनफुल होता है कि उनका प्रेजेंट और उनका फ्यूचर इफेक्ट हो रहा होता है। तो वो चीज़ों को खुरेदना, वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो कॉज पर जाके वर्क करने से हमें अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को थोड़ा इम्प्रूव करने का मौका मिलता है और अपने आप को भी इसके लिए समय देना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। हम हमेशा एक डिनायल मोड में चले जाते हैं। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं या हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उस फैक्टर को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैम, जो पास्ट की बुरी यादें होती हैं, तो लोग कई बार अगर हमारे सामने कोई बैठा है अपनी बुरी यादों को लेकर के, दुखद यादों को लेकर के, तो कई बार हम सोचते हैं हम उस पर चर्चा ना करें। अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो ये दोबारा इसका दुख वापस आएगा, वो दोबारा उन्हीं चीज़ों में चला जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट ऐसा भी होता है कि जब अगर हम किसी से उसके दुख के बारे में, उसकी परेशानियों के बारे में, उसकी बुरी यादों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उसका मन हल्का होता है। ये दोनों दो चीजें हैं। एक, सामने वाला ये सोच के चुप बैठा रह जाए कि हम उस पर चर्चा क्यों करें, जो इसे भूलने देना चाहिए। अगर हमने उस बारे में बात की तो ये उसकी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो भुक्तभोगी होता है या जो अतीत की बातों से परेशान हो रहा होता है, उसे लगता है कि काश कोई मुझसे इस बारे में बात करता तो मेरा मन हल्का होता। तो ऐसे दौर में आप क्या सलाह देंगे कि अगर हमारे सामने ऐसा कोई है जो अतीत की यादों से परेशान है, उससे हमें उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं और कुछ होते हैं जो चाहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें चर्चा करनी चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए या उसके बारे में खामोश रहना चाहिए? इसके लिए मैम सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अपने परिवार में या अपने दोस्त पे किसी को ऐसा कोई मेरे एनवायरनमेंट में है जिसको मैं देख रही हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, मे बी उसके खान पान में मुझे बहुत मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, या मे बी उसके स्लीप पैटर्न में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, या फिर वो जैसा था वो आजकल वैसा नहीं बर्ताव मेरे साथ कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एक रेड फ्लैग सिग्नल हम बोल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि मैं इन पैटर्न्स को समझूं। जैसे आपने बोला कि कुछ लोग मदद चाहते हैं पर वो उनका मन नहीं मानता है कि मुझे एक समस्या है और मुझे किसी को कांटेक्ट करके किसी से सलाह मशवरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ को लेकर, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर, हमारे भीतर समझ की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस जिसको मैं बोलूँगी, या फिर मैं कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ या करता हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। कुछ-कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी के प्रेशर्स भी हैं, क्योंकि हमारे को एक डर है कि अगर मैंने किसी से इसके बारे में बात करी तो लोग क्या बोलेंगे? पर अगर मैं बात करूँ कि मेंटल हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ हमारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी फिज़िकल हेल्थ है। अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होएगी तो हमारी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होगी, और अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होएगी तो हमारी फिजिकल हेल्थ। तो बेसिकली हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इंटर रिलेटेड है।
एंड हमारे को रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को लग रहा है कि हमारे में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, या हमारा पास्ट जो है, या हमारा जो बीता हुआ कल है, वो हमारे आज में बाधाएं डाल रहा है या हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो हमें ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो हम लोग अपने मे बी करीबी दोस्तों से या कभी-कभी हम अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं डिस्कस कर पाते हैं, और इसी के लिए साइकोलॉजिस्ट्स के पास हम जा सकते हैं, क्योंकि जो भी हम बात साइकोलॉजिस्ट से करेंगे वो साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट के बीच में रहती है। और दूसरी चीज़, जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक नॉन जजमेंटल वे से पेशेंट को देखता है और उसको समझता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे लग रहा है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, तो मुझे किसी ना किसी को रीच आउट करना चाहिए। मैम, कैसे हम किसी को तैयार करें अगर जो पेशेंट होता है हमें सामने हमारे लगता है कि इसे ज़रूरत है कि इसे किसी काउंसलर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन ये कहने में डर लगता है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या तुम्हें किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए। ये बात करना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। हम किसी फिजिशियन के पास किसी को बहुत इजीली भेजते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम फिजिशियन से मिल के आओ, लेकिन तुम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल करके आओ, तुम किसी काउंसलर से बात करो, ये कहना भी थोड़ा अटपटा सा लगता है, और सामने वाले के नाराज होने का भी बड़ा डर रहता है, क्योंकि किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने का मतलब, जो अभी आपने बात कही कि समाज का भी एक डर होता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मेंटल हेल्थ ये एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने कि जिस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है उसी तरह से मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वातावरण का असर हमारे शरीर पे पड़ता है उसी तरह से हमारे मन और दिमाग पे भी पड़ता है। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी नहीं एक्सेप्ट किया। हालांकि अब मैं देखती हूँ कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपके पास, आपको भी लगता होगा कि पहले के समय से अब लोग आते हैं अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, फिर भी अभी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो इस चीज को नहीं समझता है कि अगर हम अपने प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं काउंसलर के पास तो हमारा मेंटल हेल्थ बेटर हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा है तो हम किस तरह से उसको कन्विंस कर सकते हैं कि किन शब्दों का यूज करें उसको ये बताने के लिए कि तुम जाओगे तो इससे तुम्हें कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बारे में कोई गलत नहीं सोचेगा। हमें किस तरह से यूज करना चाहिए, कैसे उसको समझाना चाहिए? या आपके पास कभी ऐसे पेशेंट आए होंगे जो किसी के थ्रू आए होंगे, किसी ने उनको समझाया होगा, या वो अपने आप से स्ट्रगल कर करके कैसे उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया आपके पास आने के लिए? ये मुझे लगता है कि ये हमारे बहुत सारे दर्शकों को जो होंगे उनमें से अगर किसी को लगता होगा कि हमें किसी काउंसलर से मिलना चाहिए और वो हेजिटेट कर रहे होंगे, तो शायद आपका ये जवाब उनको हेल्प करेगा थोड़ा। तो प्लीज मैम। मैम, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि आजकल अगर हम देखें, सीबीएसई की बात मैं अगर करूं, हर स्कूल में काउंसलर मैंडेटरी कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है। हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में थे तो शायद काउंसलर्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। आज हम देख रहे हैं छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, मेंटल हेल्थ के इश्यूज इतने बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि अगर मैं उसकी वेल विशर हूँ, जो भी पर्सन मेरी एनवायरनमेंट में बहुत लो फील कर रहा है या उसको, आपको लग रहा है मदद की जरूरत है, तो सबसे पहली चीज है उसको एक नॉन जजमेंटल वे में उसको अप्रोच करिए। उसको अपनी प्रॉब्लम्स से निकलने की क्षमता उसी के अंदर है। पर सबसे पहली चीज है कि उसको हमें ये कन्विंस करना पड़ेगा कि ये एक प्रॉब्लम है और ये एक फेज ऑफ लाइफ है, ये आया है तो ये जाएगा। राइट? जैसे कि सूरज है, रोज सूरज उगता है और रोज सूरज सेट भी होता है ना, सनराइज एंड सनसेट। सो वैसे ही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी चीज है कि उसको जबरदस्ती नहीं करना है, पर उसको ये बताना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए आपकी एनवायरनमेंट में हूं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम मुझसे बात करके नहीं सॉल्व हो रही है, तो क्या हम किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें।
देखिए, जबरदस्ती करने से प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलेगा, बट कहीं ना कहीं उस पेशेंट का या उस क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लेवल भी डगमगाया हुआ है, और उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझ पाएगा। ये बहुत जरूरी है उसको ये बताना कि आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो समस्या है, इसमें मैं आपके साथ खड़ी हूं या खड़ा हूं। इसमें फैमिली मेंबर्स का, अच्छे फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपकी एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके मैम। मैम, आप स्कूल में भी काउंसलिंग करती हैं और हॉस्पिटल में भी आप जाती हैं, तो दोनों जगह की काउंसलिंग में क्या फ़र्क मिलता होगा आपको? जहाँ तक मैं गेस कर सकती हूँ, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका, सॉरी, जो हॉस्पिटल के पेशेंट हैं उनका जो डर होगा वो भविष्य को लेकर के, आई थिंक वो ज़्यादा चिंतित रहते होंगे। स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप काउंसलिंग करती हैं, उनका डर क्या रहता है? पास्ट, वो आपसे किस बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को लेकर के? देखिए मैम, भविष्य जो फ्यूचर है हमारा, वो ऐसा है जिसको कोई नहीं जानता है, जिसको शायद आप या मैं भी नहीं जानते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं भविष्य से डरते हैं। अगर मैं तुलना करूं, तो मैं हॉस्पिटल या स्कूल के बच्चों की जो एज रेंज है, ऑफ कोर्स एज रेंज अलग अलग है, बट प्रॉब्लम्स हम सबकी है। एक छोटे बच्चे की प्रॉब्लम उसके लिए बहुत बड़ी होगी, पर वही प्रॉब्लम शायद किसी बड़े के लिए उतनी बड़ी ना हो। एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि कोई थॉट कि अगर मैं असफल हो गया तो, राइट, अब ये थॉट जो है ये एक बच्चे में भी आ सकता है और ये थॉट एक बड़े में भी आ सकता है। अगर मेरी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर स्कूल के बच्चों की बात करूं तो उनको ये थॉट जरूर होगा कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। अगर मैं हॉस्पिटल सेटअप में बात कर रही हूँ, तो जो पेशेंट आएगा वो ये बोलता है कि अगर मैं इस बीमारी से रिकवर नहीं करूंगा तो मैं नौकरी पे वापस कैसे जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं थॉट्स इसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। अगर ये सारे जो अगर या क्यों है, ये सब हमारी मन की जंजीरें हैं, राइट। हम कई बार क्या होता है कि हम अपने भविष्य की चिंता में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि हम अपने वर्तमान की सुंदरता को ही नहीं देख पाते हैं। सो भविष्य का जो डर होता है वो हमें आज के अवसरों से दूर कर देता है कई बार। भले वो स्कूल के बच्चे हो, या भले स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो, या वो अडल्ट पॉपुलेशन हो, भले वो हॉस्पिटल में हो या भले वो स्कूल में हो या वो कहीं बाहर हो, ये बहुत जरूरी है कि टाइम ली उनको हेल्प रीच आउट करनी चाहिए, ये जरूरी है। तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है मैम कि हम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में सोचते ही रहते हैं, कितना भी कर लें। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जो ना ही पास्ट के बारे में सोचता होगा ना ही फ्यूचर के बारे में। तो क्या कोई लिमिट है जो क्रॉस करने के बाद हमें लगे कि अब हमें डॉक्टर नेहा दत्त के पास जाना चाहिए या ऐसी कोई लिमिट नहीं है? हम मतलब कब ऐसा तय हो सकता है कि अब ये इनफ हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे पास्ट के बारे में चाहे फ्यूचर? क्योंकि होता है फ्यूचर के जो जो कई बार होता है कि जिस हम फ्यूचर के जिस चीज को सोचकर डरते हैं वो कभी होता ही नहीं है, लेकिन वो डर इतना हावी होता है कि आपके प्रेजेंट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो कैसे हम तय करें कि ये नेचुरल सा है, जो एक लिमिट है नेचुरल सा, हाँ इतना तो हम सोच ही सकते हैं, इतना तो अधिकार है हमें सोचने का, और कब हमें लगना चाहिए कि ये तो लिमिट क्रॉस हो रहा है, ये तो एनफ हो रहा है, ये हद हो रही है, अब हमारे ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहा है? इसका कैसे पता चल सकता है एक किसी पर्सनल को कि ये हद से ज्यादा हो रहा है अब? हमारे को ये जानना, पहली चीज ये बहुत जरूरी है कि ऐसी जो थॉट्स हैं हमारे पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेके और जो वर्तमान में हमें जीने में बाधाएं डाल रहा है, ये एक मेंटल डिजीज नहीं है। पहले हमारे को ये समझना होगा, ये एक मेंटल पैटर्न है। वो पैटर्न क्या होता है? जो चीज बार बार एक फिक्स्ड वे में आ रही है, राइट। अगर ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि ये थॉट्स आते हैं, बट मैं अपने जो दिन की प्रक्रिया है वो पूरे टाइम ठीक से कर पा रही हूँ। हाँ, बट ये बहुत जरूरी है जानना कि जब मेरी लिमिट्स, एक बाउंड्री आ जाती है, जब मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, वो जब मेरी डेली एक्टिविटीज जो है, जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है, ये उसमें बाधाएं डाल रहा है ये थॉट्स। मैं कुछ भी अच्छा करने को जा रही हूँ बट ये मुझे थॉट्स रोक रहे हैं। या एक थॉट आता है, एक चीज होती है मैम हमारी इनर ड्राइव, इनर विल होती है, और उसके अगेंस्ट मैं अपने आप को पुश करके कुछ ना कुछ अपने लिए क्रिएटिव कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। पर अगर ये सारी समस्याएं मेरे ऊपर इतनी हावी हो रही हैं कि मेरी एपेटाइट, मेरी खाने के पैटर्न्स अफेक्ट हो रहे हैं, मेरी सोचने की क्षमता अफेक्ट हो रही है, मैं जिस वे में काम पहले करती थी या करता था वो इम्पैक्ट हो रहा है, तो मुझे हेल्प की, इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। मैम आप शायद म्यूट पर हैं। हाँ, हमारे साथ निर्लय होरा जी जुड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि अधिकतर लोग जाना नहीं चाहते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे, कि क्या मैं पागल हूँ। जो बात मैंने आपसे कही थोड़ी देर पहले, कि ये डर लोगों के अंदर रहता है कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले एक संकोच अंदर रोकता है, कि उधर जाने का मतलब कि हमारे बारे में यही अफवाह फैलेगी कि ये पागल हो रही है, दिमागी परेशानी है, मानसिक रोगी है, इस तरह के। कोई ये नहीं सोचता है कि मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम है वैसी हमारा दिमाग थोड़ा सा परेशान हो रहा है, उस दिमाग को रिलैक्स करने के लिए हम वहां जा रहे हैं। तो ये जो डर होता है, इस डर से, क्या इस डर को लेके भी आपके पास आते हैं लोग? आपसे कभी किसी ने शेयर किया है कि मैं आ तो गई हूँ या आ तो गया हूँ, पर मुझे डर है कि किसी को पता न चल जाए, या आप किसी को बोलिएगा मत कि मैं आया था, इस तरह की बातें क्या करते हैं आपके साथ आकर लोग? मैम लोग, प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं ना कहीं फिर से यही इसी बात पे मैं आ गई हूँ, जिस बात से मैं शुरू करूंगी कि कहीं ना कहीं आज भी लोग मेंटल हेल्थ को लेके उतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए हैं। जो फिजिकल चोट, हमें अगर यहाँ पे कट लग जाता है या बुखार है, क्यों? क्योंकि बुखार नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि चोट दिख रही है। पर जो इमोशनल इंजरी है उसका क्या? तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं इसको रिकॉग्नाइज करूं कि मदद की जो जरूरत है वो मुझे है, किसी और को नहीं है। पहली चीज है कि मैं अपने थॉट प्रोसेसेस को ठीक करूं। पहली चीज ये है कि काउंसलर के पास जाना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मेरे को एक प्रॉब्लम है और मैं उस इश्यू के साथ डील कर रही हूँ और मेरे को उसके लिए हेल्प चाहिए। तो लोग क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम हमारे साथ या हमारे देश में आधी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचने में ज्यादा अपना टाइम गवा देते हैं कि दूसरा क्या बोलेगा। उस प्रोसेस में हम अपनी लाइफ के जो वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं उसको खो बैठते हैं। तभी हम प्रेजेंट मोमेंट को, जो हमारा वर्तमान है, उसको नहीं जी पाते खुशी से। वो क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगी, उसके कारण मैं अपनी खुशियों को क्रश कर देती हूँ। सो ये बहुत जरूरी है जानना। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं अपनी बॉडीली सिम्टम्स के लिए बहुत इजीली हेल्प, अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, या इंटरनल मेडिसिन के कोई डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे को हमारी मेंटल वेलबींग में कोई इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी मेंटल वेलबींग इम्पैक्ट होगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर भी आएगा। और ये मैं जितना जल्दी रिकग्नाइज कर लूंगी, जितना जल्दी मैं इसको जान लूंगी, उतनी ही जल्दी इसको ट्रीटमेंट दे पाऊंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो हेल्पफुल होगा मेरी ही रिकवरी में। तो ये मुझे बार बार रिइंफोर्स करना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, और ये मैं किसी और के लिए नहीं, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। ओके मैम, हमें पता चल गया कि हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपके पास जाने से पहले, जैसे हम फिजिकली भी कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले घर में कुछ वो अपनी ट्रीटमेंट करता है, कुछ घरेलू इलाज करता है।
तो अगर अब किसी को ये लगने लग जाए कि हमें जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत लग रही है, मुझे किसी काउंसलर से मिलना चाहिए, फिर भी वो आपके पास जाने से पहले घर में अपने आप को किस तरह से थोड़ा सा हील कर सकता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो सेल्फ कोशिश करे और थोड़ा सा अपने आप को हील कर सके, उसे आप तक जाने की जरूरत न पड़े, ऐसी कौन सी चीजें? जैसे मेडिटेशन है, क्या मेडिटेशन इन मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा फायदा कर सकता है, या अपने विचारों में, अपनी सोच में किस तरह का परिवर्तन करे कि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे? बिल्कुल मैम। सबसे पहली चीज़ है, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रही है या एक क्राइसिस सिचुएशन हो रही में है इंसान, सबसे पहली चीज़ है वो अपने आसपास वालों को रीच आउट करे। बातचीत करने से थोड़ा-सा मन हल्का होता है। पर मैं कहीं भी ये नहीं बोलूँगी कि ये बातचीत साइकोलॉजिस्ट को सब्स्टिट्यूट करती है। सो दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने नियर एंड डियर वन्स से पहले एक बात है कनेक्ट फ़ील करिए। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत, इफ नॉट टू मच बट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ ज़रूरी है हम सबको। अपनी-अपनी अगर अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो डेफ़िनेटली आप अपने डॉक्टर से पूछकर कोई ना कोई एक्सरसाइज़ शेड्यूल फ़ॉलो करिए। अगेन अगर आपको कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कंडीशन है या कोई सर्जरी हुई है अभी रिसेंटली, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। कहीं न कहीं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सो थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी, एंड अभी वैसे भी विंटर टाइम आ गया है। सो बहुत लेज़ी बॉडी का एक पैटर्न बन जाता है, हम अपने कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। तो अगेन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मेडिटेशन। माइंडफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आजकल बहुत लोगों को लाभदायक हो रहा है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। मैं अभी किस चीज में अवेयर हूँ, जैसे मैं अभी आपके साथ वार्तालाप कर रही हूँ, अभी मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ। सो ये बहुत जरूरी है कि मैं इस मोमेंट में हूँ। आजकल अगर हम देखें तो बच्चों को क्या होता है, सबसे पहले माता पिता को मैं कई बार देखती हूँ कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो वो टीवी या मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा खाना खाने लगता है। सो उसमें क्या हो रहा है, ना तो वो खाने पे फोकस कर पा रहा है, ना वो टेलीविजन प्रोग्राम को ठीक से एंजॉय कर पा रहा है। सो बहुत जरूरी है ये देखना कि आप प्रेजेंट मोमेंट, और इसके लिए माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है जर्नलिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बातें बोल नहीं पाते हैं, पर उसको अगर वो लिखते हैं तो वो अपने सिस्टम से कहीं बाहर निकाल रही हैं। इसको हम कहते हैं जर्नलिंग। सो माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं या पार्क जा रहे हैं। आप कोई डांस का फॉर्म भी अपना सकते हैं, योगा कर सकते हैं। सो ये सब चीजें आपको वो रेड फ्लैग सिग्नल्स जो है उससे थोड़ा सा उसकी तरफ अलर्ट करेंगी, और आप प्रॉब्लम सिचुएशन से थोड़ा सा बच के रहेंगे अगर आप ये सब ऑन अ रेगुलर बेसिस करें तो। ये इस तरह की जो हमारी सोच होती है, जो मतलब कहती हूँ एक्स्ट्रा है, ये जितनी एक तो नीड है हमारी कि चलो इतना तो हमें सोचना ही चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे तो भी हमारा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। अतीत में जो कुछ हुआ वो अगर हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे तो भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो बैलेंस होना ही चाहिए, थोड़ा सा कुछ अतीत भी याद रखना चाहिए, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग भी होनी चाहिए। लेकिन जब एक्सेस होने लगता है, तो ओवरफ्लो जब होता है, तो ये ओवरफ्लो होने लग जाना क्या ये डिप्रेशन का कारण बन सकता है? जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनके रीजन में क्या ये दोनों ही चीजें होती हैं, या इसके अलावा भी और कोई कारण होता है? मैम कारण कुछ भी हो सकता है। यस, आपने जो बोला ये एक फैक्टर हो सकता है, पर सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता है। उसके लाइफ इवेंट्स क्या रहे हैं, उसके पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं कि सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता है। सो ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे ये जानना जरूरी है। मुझे एज अ डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो मुझे इम्पोर्टेंट है कि अगर पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है, अगर पेरेंट्स को या किसी फैमिली मेंबर को जेनेटिक अगर ये हेरिडिटरी तो नहीं आ रही है इशू, राइट। ऑफ रिसेंटली या उसके पास्ट में ऐसी क्या चीज हुई है जिसकी वजह से ये एक ट्रिगर हुआ है या ये एक फैक्टर अराइज हुआ है।
राइट। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक कारण है डिप्रेशन का, बट यस ये जो फैक्टर है ये एक कॉज हो सकता है, पर इसके और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। और अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो प्रॉपर एक सिम्टम चेकलिस्ट होती है। इतने टाइम तक अगर मुझे ये 6 या 7 सिम्टम पाए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं असेस करती हूँ जब पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, तो तब जाके मैं एनालिसिस कर पाती हूँ। बट कोई एक फैक्टर या एक दिन अगर कोई इशू हुआ है और मुझे इतना तंग कर रहा है, तो वो हो सकता है एक फैक्टर हो, बट मेरे को पूरी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है पेशेंट की उसके लिए। ज़्यादातर हम जो अतीत को लेके परेशान होते हैं लोग, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो गई हो जो उसको कभी भूल नहीं पा रहा है। किसी का ब्रेकअप हो गया। आजकल के यंग जनरेशन में ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चों से लेके 20-25 साल तक के इस लोगों के साथ होता है कि ब्रेकअप हो गया, ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, वो भी एक इशू हो जाता है। कोई बहुत अपना बहुत खास अपना अचानक उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। तो ये चीजें होती हैं जो इंसान का अतीत हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी इसको नहीं भूल पाता है। तो ऐसे कुछ आप टिप्स दे सकती हैं मैम कि इन चीजों को, इसमें से कोई भी एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे अप्रिय घटना है या किसी का अपने किसी एक का चला जाना या डाइवोर्स होना या ब्रेकअप होना। ऐसे जो आपके पास लोग आते हैं उनको आप किस तरह से उनको क्या सलाह देती हैं कि वो अपनी इन बातों को किस तरह से, कौन सी प्रैक्टिस ऐसी लाए अपनी लाइफ में जिससे इन चीज़ों से धीरे धीरे वो हट सके, भूल सके। क्योंकि डेली रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे मेडिटेशन आपने बताया कि हम मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन तो हम आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हैं और दिन भर का 24 घंटे वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो जब वो बात, वो घटना माइंड पे क्लिक करे, बार बार आके उसको परेशान करे, तो एट मोमेंट क्या करना चाहिए कि उस चीज़ों से हम हट सकें, वहाँ दिमाग दोबारा ना जाए, बल्कि अपने आप को कहीं दिमाग और क्रिएटिव तरीके से जा सके। क्योंकि होता है हम कितना भी कोशिश करें कि नहीं इस पे नहीं सोचना है, हम कहीं और दिमाग लगाएं, लेकिन वो दोबारा आता है वापस लौट के। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिस बताइए जो करने से लोग अपनी उन यादों से भूल करके खुश रह सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि अगर हमारा पास्ट हमें बहुत इम्पैक्ट कर रहा है और हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी निकलने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये इसलिए हमें इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि हमें शायद कहीं ना कहीं मेजॉरिटी, अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में हम लोग जीने की कला को शायद कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। राइट। हमें ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में जीना एक कला है। राइट। मैंने जो बताया, जो मैंने ध्यान या मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं, या जागरूकता या अवेयरनेस की बात करूं, सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं, या संतुलन बैलेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये तीनों चीजें, मेडिटेशन, अवेयरनेस या बैलेंस, अगर हम प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में रोज, या कोशिश करें कम से कम, तो कहीं ना कहीं हम हो सकता है वर्तमान की तरफ, पास्ट से वर्तमान की तरफ जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें जो बहुत पेनफुल थी, जो हमें दर्द दे रही हैं, वो शायद कहीं ना कहीं आज भी हमारे को डिफीट कर रही हैं, हम लो फील कर रहे हैं उसकी वजह से। तो इसके लिए कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट अगर हम इसको ट्राई करें तो शायद ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कि जैसे कि अगर हम हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें और खुद से कहें कि मैं इस पल में हूं, प्रेजेंट, आज मेरे साथ है, कल मेरे साथ नहीं था पर आज मेरे साथ है। दूसरी बात, दिन में ना एक बार अपने जीवन की कोई ना कोई सुंदर चीज जो हुई हो, सुंदर बात के लिए आभार व्यक्त करें, जिसको हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। कि मैं आज जिंदा हूँ, मैं आज आपके साथ ये लाइव शो कर पा रही हूँ और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, शायद मेरे लिए ये बहुत एक ग्रैटिट्यूड की बात है। राइट।
कहीं ना कहीं अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में एक ना एक चीज़ को याद करें जिसके लिए आप बहुत आपको ग्रैटिट्यूड होगा। दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया जो है, ये एक बहुत हमारे लिए एक कहीं न कहीं हमारे शत्रु भी बनते जा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे लिए एनिमीज़ भी बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों से तुलना करने लगते हैं। वो ऐसा कर रहा है, मैं कैसा कर रही हूँ, राइट? सो थोड़ी देर के लिए अगर हम मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें, या अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो अपनी तुलना लोगों से ना करें, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करें, जैसे कि सूरज की किरण, या किसी की मुस्कान, या मेरे परिवार के साथ बैठकर एक कप चाय पीना, राइट? अपने परिवार के साथ। सो ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ढूँढेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, पर कहीं न कहीं मैं अपने पास्ट से इतनी अफ़ेक्ट हो जाती हूँ कि मैं अपनी इन चीज़ों को भी नहीं देख पाती हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ढूँढने शुरू करेंगे, तो शायद हमें ग्रेटफुलनेस या ग्रैटिट्यूड आएगा हमारे दिल में कि हमारे पास ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही थी शायद। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। और आपने जो दो बात कही उसमें एक चाय वाली बात कही आपने और एक डांस की बात की, जो मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ। जब भी मैं परेशान होती हूँ या कोई चीज़ परेशान करती है, चाहे वो पास्ट की किसी की बात है या फ्यूचर को लेकर कोई, तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती हैं। या तो मैं चाय बना के पीती हूँ या तो मैं डांस करती हूँ, और दोनों से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो हर इंसान को मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक चीज होती है जो वो उसे रिलैक्स करने में मदद करती है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं लो फील कर रही हूँ, कोई बात मुझे परेशान कर रही है, तो मुझे लगता है सबसे पहले इंसान को खुद ये जो आपने कुछ देर पहले ये बात कही कि एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि मैं परेशान हूँ या कोई चीज मुझे परेशान कर रही है। जब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे फिर उसका सोल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। मैं बीमार हूँ, पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। तो चाय और वॉक और जो जिम जाना, वो सारी चीजें, लेकिन घर में अगर बिना मतलब थोड़ा सा हम फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है इन चीजों पे। अ, हमारे साथ जुड़े थे सुधीर श्रीवास्तव जी जुड़े, इन्होंने भी वही बात कही। इन इंडिया स्टिल मेजोरिटी ऑफ पीपल डोंट एक्सेप्ट मेंटल सिकनेस एज अ डिजीज एंड ट्राई टू अवॉइड इट। ये प्रॉब्लम अभी है, ये कि अपने मेंटल डिजीज के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको जाके काउंसलर से मिलना तौहीन समझते हैं, उनके अंदर डर समाया होता है कि ये ऐसा जाने के बाद ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, समाज में, सोसाइटी में हमारे लिए बुरा संदेश जाएगा कि ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप इस पे लोगों को तो समझाती ही होंगी कि इन चीज़ों को अवॉइड करना ठीक नहीं है, आना चाहिए। तो आज हमारे इस मंच के माध्यम से भी आप कुछ संदेश लोगों को जरूर दीजिए, क्योंकि आज का जो वातावरण है, खास करके जो ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हर घर में एक या अधिक से अधिक दो बच्चे हैं, इसका इम्पैक्ट यही हुआ है कि हर घर में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में हो रही है, बड़ों में हो रही है, सबके अंदर हो रही है, बुजुर्गों में भी हो रही है, सबके पास है। तो वो संकोच करने के बजाय, हेजिटेट करने के बजाय काउंसलर के पास जाएं। ये किसी तरह से कोई दोष नहीं है, किसी तरह से गलत नहीं है, किसी तरह से कोई गलत संदेश नहीं जाएगा किसी के पास। मैं चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से अगर आप लोगों को समझाएं कि अगर आप किसी भी तरह से लो फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब ये पानी सर से ऊपर जा रहा है, मैं अपने आप को समझा समझा के थक गया, समझा समझा के थक गई, अब मुझे किसी एक स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है, तो जाए, मिले। ये किसी भी तरह से गलत नहीं है, कोई गलत संदेश नहीं जाएगा। इस बारे में मैम प्लीज आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए प्लीज। जी मैम, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ मेंटल हेल्थ को लेकर, आजकल
हमारे कॉलेजेस में भी अगर हम देखें, साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसकी कट ऑफ्स बहुत हाई जा रही हैं, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सीइंग बहुत सारे बच्चे अब साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी ऑप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात स्कूल से शुरू हो रही है कि mental health is as important as physical health, right? So counselors सब schools में बहुत important role play कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, अभी हमारे एक मित्र ने लिखा भी था कि यहाँ पे कमेंट में लिखा भी था कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। सो एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चों के साथ कितना बॉन्ड कर रहा हूँ या कितना बॉन्ड कर रही हूँ, आई अंडरस्टैंड हम सबके हम आपको आवाज़ आ रही मैम मेरी? हेलो। जी मैम, सॉरी कुछ हाँ अभी हाँ हाँ, टेक्निकल सॉरी, हाँ कुछ सॉरी टेक्निकल मैम, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी मैम। हाँ, कंटिन्यू मैम प्लीज़। जी। सो हाँ जी मैम। आई एम सॉरी फॉर द I'm टेक्निकल। sorry for the technical. सो कमिंग बैक टू इट, अगर मैं ये बात करूं कि हम अपने घर में अगर हम अपने बच्चों से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, हमारे अगर हम बात करें यहाँ पे मैं एक फिजिकल कनेक्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बच्चे को हग करें, अगर हम बच्चे को होल्ड करके उसको इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी हूँ जब उसको समस्या है। एज एन अडल्ट ऑल्सो, अगर मैं अपने स्पाउस की बात कर रही हूँ या एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर की बात कर रही हूँ, तो ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमारे को एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, और ये रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है अकेले, हम इसको मिलकर सॉल्व कर सकते हैं इस सिचुएशन को। सो वो जो एक साथ है, जैसे अभी शनो जी ने बोला कि चाय, उनके लिए चाय बहुत थेरेप्यूटिक है। अभी हमारे आई थिंक भावना जी ने भी चैट पे लिखा है कि चाय बहुत थेरेप्यूटिक है। सो हमें वो एक या दो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को इस बात का एहसास दिलाते रहें कि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। हो सकता है जब वो जो इंसान है वो सिचुएशन में इतना जूझ रहा है कि उसको वो अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज ना कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूंगी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का, मैं वापस वही बात दोहराऊंगी कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं किस माइंडसेट से मेंटल इलनेस को देखती हूँ या मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखती हूँ, मेरी फैमिली भी उसको उसी प्रकार से देखेगी। सो एज पेरेंट्स, अगर हम सपोर्टिव हैं एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को लेके, तो हमारे बच्चे भी इस चीज को सीरियसली लेंगे। सो ये जरूरी है। यस मैम, ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
कि जब जब से ये फैमिली का सिस्टम बिगड़ा है, छोटी छोटी फैमिली, एक दो बच्चों वाली फैमिली, पेरेंट्स का अलग रहना, बच्चों का अलग रहना, ये कॉन्सेप्ट जब से आया तब से ये मेंटल हेल्थ की बातें ज्यादा शुरू हो गई हैं, ज्यादा हमें काउंसलर की जरूरत पड़ने लग गई है। क्योंकि पहले ये हमारा परिवार ही हमारा डॉक्टर हुआ करता था, और वही मेडिटेशन हुआ करता था, वही एक्सरसाइज हुआ करता था। मतलब सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं हुआ करता था कि हम अतीत के बारे में सोचें या फ्यूचर के बारे में सोचें। तो आज अगर माँ बाप के साथ बच्चे खड़े हैं और बच्चों के साथ माता पिता खड़े हैं, तो किसी प्रॉब्लम की कहीं कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। जहां अकेलापन आता है, अकेलापन आता है तो अपने साथ साथ दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, फ्यूचर की टेंशन को लेकर आता है, पास्ट की यादों को लेकर आता है। तो इस अकेलेपन को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। और जैसे भावना गौर जी ने लिखा है, दोस्तों के साथ मिलकर घूमना फिरना और चाय पीना एक थेरेपी की तरह काम करता है। चाय की बहुत बात हो रही है, चाय की ऐसा लग रहा है कि चाय का एक एक कप आ जाए साथ में। ये दोस्त भी किसी थेरेपी से कम नहीं होते हैं। अगर लाइफ में एक दो दोस्त ऐसे सच्चे मिल जाएं जिनके साथ हम अपनी हर बात शेयर कर सकें, हर बात कह सकें, उनके साथ बिना मतलब इधर उधर घूम सकें, तो ये भी एक काउंसलर का ही काम करते हैं। क्योंकि उनसे कह के मन में कोई डर नहीं रह जाता है कि हमारी बात का किस सेंस में लिया जाएगा या हमारी बात को कहीं और स्प्रेड किया जाएगा। तो एक अपनी जिंदगी में एक दो अच्छे दोस्त बनाना भी बहुत जरूरी होता है। और अच्छे दोस्त ना भी मिले, क्योंकि अच्छा दोस्त मिलना भी आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छा और सच्चा दोस्त भी नहीं मिलता। तो मुझे तो कई बार लगता है मैम कि फालतू के ही दोस्त हों, जो बिना मतलब की बातें करते हो, पर होने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है, जहां तक मुझे लगता है, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस होकर के सोचना, बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक किसी चीज पे विचार करते रहना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कई बार लगता है कि कुछ फालतू की बातें होनी चाहिए, बिना मतलब का हंसना चाहिए। तो ऐसे के लिए कुछ कहते हैं ना, हर एक दोस्त जरूरी होता है, हर तरीके का दोस्त जिंदगी में होना चाहिए जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा हल्का फुल्का बना के रख सके। तो ये जो अतीत की यादें और फ्यूचर की टेंशन, ये एकदम कॉमन है, होता ही होता है, इससे इससे बच नहीं सकते। क्योंकि अगर जिंदगी है तो पास्ट भी रहेगा और फ्यूचर की टेंशन भी रहेगी, ये कॉमन है। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं कि हम अ, उन यादों को भी रखें, साथ में फ्यूचर की प्लानिंग भी रखें, सोचें भी कि अरे ऐसा होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा, और अपनी खुशियों पर, वर्तमान की खुशियों पर किसी तरह से आंच ना आने पाए, हम अपनी खुशियों को एंजॉय करते रहें। तो कितने कितने परसेंट हमें अपने फ्यूचर को तवज्जो देना चाहिए, कितना परसेंट हमें अपने पास्ट को याद रख के हम अच्छे से रह सकते हैं, और प्रेजेंट को हम किस तरह से बैलेंस करें। एक बार आप ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि लाइफ में कितना हम इम्पोर्टेंस अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो यादें जो हमारे को बहुत पेन या दर्द दे रही हैं, जिसके बारे में सोच के बार बार हमें दुख महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं वो यादें हमें आगे भी दुख पहुंचा रही हैं। सो ये बहुत जरूरी है हमें देखना कि कुछ यादों से हमें अगर दुख पहुंच रहा है, बार बार उसको याद करके अगर हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वो हमारे आज हमारे को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सो मैं ये देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि उस याद को बिल्कुल आप साइड में रख दीजिए और अपने आगे को देखिए। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो अगर दुखद घड़ी थी हमारी एनवायरनमेंट में, वो क्यों आई थी, उससे मैंने क्या सीखा, वो जरूरी है। वो जो वक्त आया था, वो मुझे सिखाने के लिए आया था, डराने के लिए नहीं आया था। ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि मेरे पास आज क्या है जिसकी वजह से मैं आगे ग्रो कर सकती हूँ। हो सकता है कल मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं थी, आज मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी नहीं है, बट इतनी है कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा रही हूँ। सो मुझे वो भी देखना जरूरी है कि मेरे पास प्रेजेंट में क्या क्या रिसोर्सेज हैं। राइट, रिसोर्सेज से मेरा मतलब है वो चीजें जो मुझे आगे ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। राइट, और सबसे बड़ी बात है मेरे पास सोशल सपोर्ट कितना है।
कई बार होता है कि लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा इम्पोर्टेंट है, पर पैसे के साथ रिश्ते भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं और रिश्ते थोड़े ज़्यादा हैं, तो क्या मैं उसमें उसको आगे लेके चल चल सकती हूँ? ये बहुत ज़रूरी है। सो ये फैक्टर्स मुझे रिकॉग्नाइज़ करने पड़ेंगे, मुझे आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे। जो चीज़ें, जो थॉट्स मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको कहीं न कहीं मुझे अ, समझना पड़ेगा, ताकि मैं उन बातों से अ, उन बातों को आगे लेके जो बढ़ें, वो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, नेगेटिविटी की तरफ ना बढ़े। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि हमें अतीत को एक लेसन के रूप में लेना चाहिए और फ्यूचर को प्लानिंग के रूप में लेना चाहिए और वर्तमान को जीना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए, क्योंकि यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी, चिंताएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन वर्तमान को हमें अपने साथ खुलकर जीना है, क्योंकि वर्तमान ही हमारा है। ना अतीत पर हमारा कोई वश है और ना ही फ्यूचर में हमारा कोई वश है। तो वर्तमान हमारा है, हमें उसको जीना चाहिए। उसको पिछली बातों को लेकर के ना हमें आज खराब करना है और ना फ्यूचर को सोच करके हमें आज को खराब करना है। मैंने स्क्रीन पे डॉक्टर नेहा का नंबर शेयर किया है और अगर किसी को आज कोई क्वेश्चन पूछना है तो आज कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, मैम उसका आपको सलूशन देंगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। और अगर आज आप यहाँ नहीं पूछना चाहते हैं तो उनका नंबर मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ, 9811093053। और नंबर हमारे इस पटल पे रहेगा हमेशा, कभी भी किसी को ज़रूरत लगती है तो मैम से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर के एक बार उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उनसे मिलने का समय ले सकते हैं। मैम का क्लिनिक गाजियाबाद में है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना, मेंटल हेल्थ के बारे में मिलना, इससे अगर किसी तरह का हेजिटेशन किसी के अंदर है तो वो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ जरूरी है हमारे लिए, उसी तरह मैं तो कहूँगी उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ, जैसे डॉक्टर नेहा ने शुरू में ही कहा है कि हमारा मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है और हमारा फिजिकल हेल्थ हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। हम जब दोनों तरह से स्वस्थ रहते हैं, फिजिकली स्वस्थ हैं तो हम खुश रहते हैं, मेंटली स्वस्थ हैं तो भी हम खुश रहते हैं। तो खुश रहने के लिए हमें दोनों तरीके से स्वस्थ रहना जरूरी है। ऐसा ना हो कि फिजिकली तो दवा खाते रहें और दिमाग में कचरा भरा रहे जो कि हमें खुश रहने से रोकता रहे। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर नेहा आज आपसे बात करके। और एक लास्ट संदेश खुश रहने के लिए, क्योंकि आज अगर सबसे ज़्यादा कीमती कुछ है हमारे लिए तो खुश रहना, क्योंकि इंसान से के पास सब कुछ है आजकल। किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, किसी के पास धन दौलत का कोई अभाव नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं। उनके पास अगर किसी चीज की कमी है तो खुशियों की, खुशियों पे न जाने कौन कौन सी चीजें हावी होती चली जा रही हैं, जिसके आगे न उन्हें वो रुपया पैसा उन्हें खुशी दे रहा है, न उनके बड़े बड़े बंगले, न उनकी गाड़ियां, सब कुछ उन्हें बेकार लगता है। वो खुश नहीं रहते, मुस्कुराना भूल चुके होते हैं। तो छोटे से शब्दों में कुछ ऐसा आप कहिए मैम कि लोग खुश रहना सीखें, उन्हें समझ में आए कि खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जीवन बहुत छोटा है। हम इसे अपनी यादों और चिंताओं में गवाकर व्यर्थ ना करें, और बीता हुआ कल जो है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आया था, और आने वाला कल जो है वो भी हमें कुछ देने के लिए ही आएगा। तो असली जीवन जो है वो आज है, और ये जो जीवन है ये इसी पल में है, प्रेजेंट मोमेंट में है, इसी सांस में है और इसी मुस्कान में है। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम अपने अतीत से सीखेंगे, हम अपने भविष्य पर भरोसा करेंगे, और हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जिएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपकी बातें सुन करके हमारे दर्शकों को बहुत फायदा मिला होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज आपका शो देख रहे हैं हमारा, बहुत कुछ कहना भी चाह रहे होंगे, लेकिन वही संकोच जो होता है हमेशा,
वो संकोच उन्हें रोक रहा होगा यहाँ कुछ लिखने से, कुछ बोलने से, हो सकता है वो बाद में आपसे कांटेक्ट करें, उन्हें ये बात समझ में आए कि हमारा मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उस पर वो ध्यान दें और आपसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे लिए आई, और उम्मीद करती हूँ कि आगे फिर जब कभी हमें ज़रूरत हुई, मैं आपको इस मंच पे बुलाना चाहूँगी तो आप ज़रूर आएंगी, क्योंकि आज समाज को आपकी ज़रूरत है, आपके सलाह की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी योगदान की ज़रूरत है। तो अगर वो आप तक न पहुँच सकें तो मैं अपने माध्यम से आपको उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगी। एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू शन्नु सो जी। मच शन्नु जी। एक एक प्रिय साथी का जो आज इस माध्यम पे जुड़े हैं हमारे साथ, और अगर आप किसी कारणवश आज मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, या आप अपना प्रश्न नहीं पूछ पाए हैं, या कोई संकोच है आपके दिल में, तो मेरा नंबर मैम ने फ्लैश किया है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस शो मैम। थैंक यू सो मच शन्नु so जी। much थैंक शन्नु जी। Thank you. थैंक्स अगेन मैम, एंड गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक Good यू। night. Thank you.